हमेशा की तरह ये 5 बजे का सेशन आज फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएगा जिस व्यक्ति की कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ आज नया आप जानने वाले हैं। वो व्यक्ति बहुत ही सरल हैं, बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। उनको सुनना, उनसे मिलना, उनसे जानना, उनसे सीखना इज ऑलवेज अ प्लेजर। आप भी आज जब उनसे मुलाकात करेंगे तो आप भी डेफिनेटली उनके दीवाने हो जाएंगे और आप बार बार उनको सुनना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इंतज़ार मत कीजिए। अभी तक आपके जो भी फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स, जो भी आपके डाउनलाइंस, जो भी आपके लोग जिन्हें आप बुलाना चाहते थे, अगर अभी तक नहीं आए हैं, प्लीज़ कॉल देम एंड गेट देम हियर, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स बची हैं यहाँ पर आपको किसी को भी इन करने के लिए, अपने साथ इस जूम सेशन पर लेने के लिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आज उस व्यक्ति के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 2000 रुपये महीना की नौकरी से की थी और ये व्यक्ति जब 1,20,000 के आसपास या उससे ऊपर कमाने लगे थे अपनी नौकरी से, उनकी सैलरी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। एक कंप्यूटर ऑपरेटर से इन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी और एक प्लांट हेड तक पहुँच गए थे। उसके बावजूद ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमी थी जो इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में खींच लाई। तो चलिए मिलते हैं उस खास व्यक्ति से, और वो व्यक्ति हैं मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं मेरे। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़ वेलकम मिसेस एंड मिस्टर राजीव जैन जी। सो राजीव जी, आपका स्वागत है आज के इस जूम सेशन पर। आलोक जी, कैन वी अनम्यूट हिम? और क्या हम उन्हें स्क्रीन पर ला सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेलकम राजीव जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। राजीव जी, आप स्क्रीन पर आधे आ रहे हैं आई थिंक। कैन वी डू वन थिंग, जस्ट अ मोमेंट। यस, नाउ इज फाइन सर, नाउ इज इनफ। तो चलिए राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस जूम सेशन पर, और ओवर टू यू एंड मैम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं तरुण सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम लोग आपके सामने आए और अपनी स्टोरी शेयर कर सकें। बहुत सौभाग्य की बात है कहानी बनना, और इसके सूत्रधार जो हैं सिर्फ उसे तरुण सर हैं। उन्हीं की वजह से आज जिंदगी में जो भी हम बन पाए हैं, जो भी पाए हैं, सब उन्हीं की वजह से हुआ है। दोस्तों, नाम राजीव जैन, पानीपत से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैंने 97 में अपनी जॉब शुरू की थी 2000 रुपये महीना से। उससे पहले अगर बात करूं, मैंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू, जो रेगुलर स्टडीज हैं 12th तक की। कुछ घर की कंडीशंस इस तरह की थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मुझे अर्ली जॉब में जाना पड़ा। तो मैं 97 में जॉब में आ गया था। 97 में जॉब करते करते मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, बट आपको पता है जॉब में जाने के बाद क्या होता है। सेम मेरे साथ हुआ, जॉब भी प्यारी लगने लगी, पढ़ाई फिर पीछे छूट गई। तो सेकंड ईयर के बाद आगे नहीं जा पाया और वहां से मैंने अपना काम शुरू किया। मेरे फादर का वूल का काम हुआ करता था और हमेशा वो कहते थे कि बेटा जॉब में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने भी 21 साल जॉब की थी। तो मुझे एक ही चीज समझाते थे कि जॉब में कुछ नहीं रखा, हमेशा अगर कुछ करना है, बड़ा बनना है तो बिजनेस ही करना चाहिए। बट वो है ना, एक मूवीज हम लोग बहुत देखते हैं और मूवीज में जो हीरो हीरोइन होते हैं उन्हें अपना आइडल बना लेते हैं। तो कहना कि मेरे साथ भी ऐसे ही था। मूवीज देखते थे और मूवीज में एक ही चीज दिखाया करते थे कि 9 to 6 ड्यूटी करो, व्हाइट कलर जॉब है, सुबह बैग लेकर ऑफिस गए, शाम को बैग लेकर ऑफिस से आए, 2 घंटे ऐश की। तो मुझे लाइफ में जॉब में वो नजर आया करती थी, इसलिए कभी बिजनेस के अंदर कहीं और जाने का मन में नहीं आया। तो सिर्फ एक ही चीज थी कि नहीं, जॉब करनी है, बिजनेस नहीं करना। बिजनेस की टेंशन में मुझे संभलती नहीं है, मुझे तो जॉब में ही जाना है। तो बस कुछ कंडीशंस ऐसी हुई तो वापस मुझे जॉब में आना पड़ा। तो मैंने 2000 रुपये महीना से कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ज्वाइन की। पानीपत के अंदर ही एक एक्सपोर्ट हाउस है वहां पर, और वहां से धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। और जब मैंने जॉब ज्वाइन की, जो जीएम थे उन्होंने एक ही चीज पूछी थी कि बेटा जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो? और जैसे जॉब वाले का होता है ना, मेरा भी एक ही जवाब था, सर बस उस कुर्सी पर आना है जिस पर आप बैठे हो। उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, आई वाज +2। तो बड़ी प्यारी सी तीखी सी स्माइल, एक व्यंग्यात्मक स्माइल उन्होंने दी और कहा वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप।
इतना कहा और मुझे मेरी ड्यूटी समझा दी। मैं अपने 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी, जो कुछ डाटा इकट्ठा करना, उसे फीड करना, उस काम में लग गया। और मुझे नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा। काम करता रहा। मैंने इस एक कंपनी के अंदर करीब 6 साल काम किया। 2000 रुपये महीना से जो जॉब शुरू की थी, 6000 रुपये महीना तक गई। और घर से जो मेरा ऑफिस है करीब 3-3.5 किलोमीटर पड़ा करता था, पैदल जाना पैदल आना, क्योंकि ऑटो के 4 रुपए भी ना खर्चते थे बहुत ज्यादा, कि 4 रुपए भी क्यों वेस्ट करने, जब पैदल जा सकते हैं। 15 मिनट पहले निकल लूं, 15 मिनट बाद में घर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं ऑटो के पैसे भी खर्च नहीं करता था, साइकिल थी ही नहीं, और सच्चाई है कि साइकिल थी नहीं, साइकिल चलानी भी नहीं आई, कभी सीखने की कोशिश नहीं की, बट लग गई काम पे कि जॉब 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 जॉब, बस जो भी घूमती थी दिमाग में। तो 6 साल मैंने वहां काम किया। 6 साल के बाद मैंने जॉब चेंज की, मैं दूसरी कंपनी में गया। वहां पर मेरी शुरुआत हुई 13,000 से। लगा एक बहुत अच्छा जंप मिला है, क्योंकि 6 साल में मैं 2000 से 6000 तक पहुंचा था, और एकदम से मुझे 13,000 की जॉब मिली। लगा कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। बट जहां पर आपकी सैलरी बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जॉब में बहुत बढ़िया वाले चैलेंजेस आने लगे। जो मुझे 9 से 6 की पसंद हुआ करती थी, वो 9 से स्टार्ट तो होती थी, बट 6 कब बजते थे पता नहीं लगता था। कई बार रात को 10 बजे 6 बजते थे, कई बार रात को 11 बजे 6 बजते थे। और मैंने तो कई बार तो ऐसी ड्यूटीज भी की है कि 72 घंटे 6 ही नहीं बजे। लगातार 72 घंटे हम फैक्ट्री के अंदर ही हैं और काम कर रहे हैं, लगातार लगातार लगातार। ऐसी ऐसी सिचुएशन भी देखी हैं। बट यही था कि कुछ तो बनेगा, जॉब के अलावा ऑप्शन भी क्या है मेरे पास, क्या कर सकता हूँ। बिजनेस, ना इंटरेस्ट था ना पैसा था, दोनों चीजें थी। अगर पैसा होता तो शायद इंटरेस्ट भी बना लेते, बट ना इंटरेस्ट था ना पैसा था। तो जॉब में कभी एंटर करने का, जॉब से क्विट करने का कभी सोचा ही नहीं, बिजनेस कभी माइंड में ही नहीं आया। जिंदगी ऐसी ही आगे बढ़ रही थी। 2014 में मेरी मैरिज हुई, सॉरी 2004 में मैरिज हुई। 2004 में हमारी मैरिज हुई, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। 2005 में बेटा आया। जब तक बेटा नहीं हुआ था मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तो होता ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सपना और जरूरत दोनों में डिफरेंस है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से पॉइंट्स आए जहां पर सपने में तो बहुत चीजें थी और वो हकीकत में नहीं आ रहे थे, पर जैसे ही वो जरूरत बने वो हकीकत में आने लगे। तो एक बाइक की जरूरत हुई कि बाइक चाहिए, बच्चे को भी कहीं लेकर जाना है, वाइफ के साथ जाना है, तो एक बाइक की जरूरत है। मैंने बाइक परचेज की। और सबसे बड़ी बात, जब बाइक लेकर आए, मैं अपने फ्रेंड को लेकर गया था लेके आने के लिए, मुझे चलानी नहीं आती थी। घर आया, उसको 1 हफ्ता अपने साथ लगाया कि मुझे बाइक चलाना सिखाओ। बाइक चलानी सीखी और बाइक पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आगे बढ़े। माइंड में था कि बड़ी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, बट गाड़ी कहीं नहीं आ रही थी। यहाँ पर एक मेरे साथ ना गाड़ी के लिए एक छोटी सी स्टोरी आई। एक बार क्या हुआ, मैं, वाइफ और बच्चे, हम लोग दिल्ली जा रहे थे। और दिल्ली के लोकल बसों का आपको पता है क्या हाल है, ओवरलोडेड। तो हम लोग एक बस में चढ़े, मुझे ससुराल जाना था, तो एक बस में चढ़े और बस फुल्ली ओवरलोडेड थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी, 2 बच्चे साथ में और 2 बैग, तो टोटल हम दोनों को 4 लोगों को संभालना था। 2 बैग भी तो बच्चे बराबर ही होते हैं ना दिल्ली की बसों के अंदर, तो हमें 4 लोगों को संभालना था। और समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। बस चली, हम लोग जैसे धक्का मुक्की करते हुए पहुंच गए स्टॉप पर। जब स्टॉप पर उतरना था, हम दोनों तो धक्का मुक्की करके उतर गए, बट हमारे बच्चों को चोट ना लगे इसलिए किसी ने पकड़ लिया और कहा कि हम खिड़की से पकड़ा देते हैं। बैग किसी ने खिड़की से पकड़ाया, दूसरी खिड़की से बच्चों को पकड़ा। और उस दिन कसम खाई थी कि यार अब बस में सफर नहीं करना, अब गाड़ी लेनी है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगले महीने गाड़ी ले आया, बट हाँ, मैंने उस दिन के बाद बस में सफर करना छोड़ दिया। मैं जब भी कहीं जाना होता था, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में टैक्सी बुक करता, टैक्सी से जाना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ठीक 6 महीने बाद, 7वें महीने मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी परचेज की। अभी तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया था, बट मैंने जिंदगी की पहली गाड़ी परचेज की, ज़ेन एस्टिलो। और अगेन सेम सिचुएशन, चलानी नहीं आती थी। जब वहां के मैनेजर ने गाड़ी की चाबी हैंड ओवर की, अब तो हम लोग 100 लोग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। उस टाइम पर मैं, वाइफ और मेरी सिस्टर वो गए थे गाड़ी लेने के लिए। उन्होंने चाबी हैंड ओवर की और कहा, सर ये आपकी गाड़ी, आप ले जा सकते हैं। उनका सर ले जा सकते हैं क्या मतलब, हम तीनों में से गाड़ी चलाने किसी को आती ही नहीं, आपको घर छुड़वानी पड़ेगी। तो अगेन उन्होंने भी बड़ी प्यारी सी स्माइल दी, ड्राइवर भेजा गाड़ी घर छोड़ने के लिए। कहते फिर लेके करोगे क्या इस गाड़ी का।
तो जो ड्राइवर छोड़ने आया था उसी से बात की कि 1 हफ्ता हमें इस गाड़ी पर ट्रेन करो, हमें चलाना सिखाओ। तो उसने हमें गाड़ी चलानी सिखाई। तो जिंदगी में इस तरह की कहानियां बनी, बट वही था कि जब एक नीड क्रिएट हुई तो चीज आ गई। 6 महीने जरूर लगे बट वो चीज आ गई मेरे पास। अब सब कुछ था, गाड़ी भी आ गई, लाइफ ठीक चल रही थी, बट लाइफ में से एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गायब होनी शुरू हो गई। वही अगेन, हम लोग पैसा कमाते हैं ताकि हम उस पैसे को एंजॉय करने लगे, बट जिंदगी में से टाइम कुछ पहले कम था, बट जैसे जैसे पोस्ट बढ़ी, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर से इंचार्ज बना, इंचार्ज से प्रोडक्शन मैनेजर बना, प्रोडक्शन मैनेजर से जीएम बना, और जीएम बनते बनते ये चले गए थे और इनके साथ साथ टाइम भी चला गया था। जहां 9 से 10 बजे की ड्यूटी हुआ करती थी, वहां रात को कब 12 बज जाते थे, कब 1 बज जाता था, पता नहीं लगता था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन एक्सपोर्ट हाउस। और एक्सपोर्ट हाउस में होता है कि शिपमेंट जानी है मतलब जानी है, आंधी है, तूफान है, कोई मर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिपमेंट हैज टू मूव, मींस हैज टू मूव। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो जिंदगी से टाइम जाने लगा, सोशली मैं बिल्कुल कट गया, और कहीं ना कहीं फैमिली के फंक्शंस में भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो हम लोग को माइंड में आया कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड होना चाहिए, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करना चाहिए। हम लोगों ने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मार्केट के अंदर बिजनेस थे वो इन्वेस्टमेंट मांगते थे, और एक जॉब वाला सैलरी चाहे जितनी मर्जी ले ले, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं वो अगेन खाली ही होता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते कि हम किसी बिजनेस को बिल्ड कर सकें। तो ऐसे ही एक दिन हमारी जिंदगी के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, उसके बारे में मैम आपको बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट था और हमने उसमें कैसे डील किया और कहां तक हम पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जो हम सोच सकते हैं वो हम पा सकते हैं, और वो जो कि हमने आज तक नहीं सोचा वो हम सब सोच सकते हैं। और यही बात तरुण सर कहते हैं कि आप जो भी पाना चाहते हो तो उसको विजुअलाइज करो। अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो तो आप उसे पा सकते हो। मेरी बात करूँ, मेरा नाम रश्मि जैन है, पानीपत से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लगभग 4 साल हो गए हैं इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। फ्रेंड्स, सपने बहुत सारे होते हैं, सबके बहुत सारे हैं, मेरे भी बहुत सारे हैं, पर एक मेन सपना जो कि मुझे मोदी केयर में लेकर आया, मोदी केयर से जोड़कर रखता है, वो मेरा सपना ये है कि मैं ये बोलती हूँ कि मैं किसी से बेहतर बनूं, मैं किसी से बेहतर कर सकूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी का बेहतर कर सकूं इससे बहुत फर्क पड़ता है। यही सोच है मेरी मोदी केयर को लेकर, इसी के कारण मैंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया। अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जो जब हमारी जैसे 9th में हम गए तो टीचर्स बहुत सारी आती हैं, तो एक टीचर हमारी था टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। पर मैम ने एक बात बोली जो मेरे को बिल्कुल दिल को छू गई और हमेशा मैंने याद रखी। मैम ने कहा कुछ भी बनना लाइफ में या मत बनना, पर इंडिपेंडेंट जरूर बनना, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वर्ड का सही बताऊं तो उस टाइम में मीनिंग भी नहीं पता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, इतनी इंग्लिश नहीं होती थी उस टाइम में। तो मैम से ही पूछा कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या। मैम ने कहा इंडिपेंडेंट मतलब कि अपने खर्चों के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहना। तो उस दिन मन में ये बात रखी थी कि यस, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है। और रियली थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका भी नहीं। मैंने 9th स्टैंडर्ड के बाद अपनी हायर एजुकेशन तक जितनी भी मैंने एजुकेशन की, मैं एमकॉम बीएड हूँ, तो मैंने उस पूरी एजुकेशन को अपने ही बलबूते पे किया, और मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ के लिए मुझे रोका भी नहीं। नो डाउट वो लोग मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर सकते थे, पर मैंने कहा नहीं, मुझे खुद ही करना है, तो उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया। वही सपना लेकर लाइफ में आगे बढ़ी, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। सच बताऊं तो मैरिज से पहले लाइफ में सिर्फ 3 ही सपने थे जिन्हें पूरा करना चाहती थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास स्कूटी थी, तो मुझे लगता था यार एक स्कूटी तो होनी चाहिए अपनी।
मैं कई जगह जाती थी इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ मैं देखती थी एक बड़ा अच्छा सा ऑफिस होता था, उसमें एक टेबल कंप्यूटर रखा होता था उस पे, और उस पे रोलिंग चेयर होती थी। तो मेरा वो सपना था कि यस, मेरे को ऐसा ऑफिस बनाना ही है। और लाइफ में मैंने सबसे पहली जो लग्जरी कार देखी थी वो जगवाग थी। तो मैंने अपने मन में बिल्कुल पक्का निश्चय किया कि यार लाइफ में जगवाग तो जरूर लेंगे, चाहे वो एक दिन के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो, पर होगी जरूर। और रियलिटी बताऊं तो शादी से पहले सिर्फ एक सपने में से आधा सपना पूरा कर पाई, कि अपने बलबूते पे सिर्फ कंप्यूटर टेबल ले पाई, उस पर कंप्यूटर भी नहीं रख पाई। स्कूटी और जगवाग तो बहुत दूर की बात थी, पर मन में यही था कि कुछ करना है। जॉब शुरू की, 600 रुपये महीने से जॉब शुरू की थी। उस जॉब को 18,000 रुपये महीने तक पहुंचाया। टीचिंग की जॉब की थी शुरू, 18,000 रुपये महीना डीपीएस स्कूल में टीचिंग की मैंने। उसके बाद जैसा सब लड़कियों की लाइफ में होता है, मैरिज हो गई। मैरिज के बाद वही शादी हो गई, दिल्ली से पानीपत आ गए। पानीपत आने के बाद नो डाउट फैमिली बहुत अच्छी थी, इन लॉज बहुत अच्छे थे, और मेरे फादर इन लॉ तो रियली बहुत बहुत अच्छी थी। हर जगह मुझे इंकरेज किया, हर जगह मुझे सपोर्ट किया, हर जगह आगे रखते थे कि यस आप भी कुछ हो। लेकिन वही होता है कि फैमिली प्लानिंग सब चीज़ें शादी के बाद हो जाती हैं, तो फैमिली प्लानिंग में लग गए। फैमिली प्लानिंग के बाद मैंने कहा मुझे जॉब करनी है, तो यही था सबका कि ठीक है जॉब कर लेना, कोई मना नहीं है, लेकिन पहले फैमिली प्लान हो जाए उसके बाद। लेकिन शायद बोर्ड को कुछ और मंजूर था, शायद बोर्ड को हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देनी थी, तरुण सर जैसे इतने अच्छे इंसान से मिलवाना था, मोदी के जैसी चीज़ मेरी लाइफ में आनी थी। मैं तो इसके लिए थैंक्स ही करती हूँ बोर्ड को कि जब मेरा बेबी 2 महीने का था तो मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। और उस मेजर एक्सीडेंट में वो इतना मेजर था कि 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल मैंने कंप्लीट बेड पर बिताया। मैंने जमीन पर पैर भी रखकर नहीं बैठा देखा, और मेरा बेबी सिर्फ 2 महीने का था। मुझे लगता था जिंदगी खत्म हो गई अब, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका ये जो एक पैर है वो कभी वर्क नहीं करेगा और इसे शायद काटना पड़ेगा। ठीक है, हम एक रिस्क ले रहे हैं 1-1.5 साल का, लेकिन अगर ये नहीं ठीक हुआ तो इसे काटना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा मेजर एक्सीडेंट था। तो लेकिन थैंक्स टू गॉड, और रियली मैं थैंक्स करूंगी राजीव सर का भी और मेरे पूरे इन लॉज का। बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं अपने फादर इन लॉ के लिए। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना इंकरेज किया। वो मुझे ये कहते थे नहीं, लाइफ में आप सब कुछ करोगे, जो अपने सपने हैं सारे पूरे करोगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे चलना शुरू किया, थोड़ा हुआ, ठीक हुआ। जब एक्सीडेंट से ठीक हुए, रिकवरी की, तो उसके बाद ये लगा कि ठीक है जॉब करके देखते हैं। जॉब स्टार्ट की, पर वही पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, पैर में भी प्रॉब्लम थोड़ी हो गई थी और फैमिली प्लानिंग हो गई थी। जैसा कि ये एक लेडीज के साथ होता है कि फैमिली का वर्क और जॉब दोनों चीज़ें मैनेज करना इज टू टफ। तो 3-4 दिन में ये चीज़ समझ में आ गई कि जॉब तो अब नहीं कर सकूंगी, जॉब करना पॉसिबल नहीं है अपनी बॉडी के हिसाब से भी, और फैमिली को संभाल कर साथ में नहीं होगा पॉसिबल। तो छोड़ दिया जॉब। पर मन में यही था कि नहीं यार, कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। मैं डिपेंड नहीं रह सकती, मुझे डिपेंड नहीं होना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे लॉज ने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ भी, कि किसी चीज के लिए मन किया हो, ना किया हो, हाँ किया हो। जो भी अर्निंग थी, लेकिन मेरी जो भी डिमांड होती थी वो हमेशा पूरी की जाती थी। मैं नहीं कहूंगी कि मेरे को किसी चीज के लिए कोई कभी मेरे को कुछ करना पड़ा, पर मन में मेरे ये था कि कुछ करना है। तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की, मैं इंश्योरेंस कर रही थी, पर उसमें भी मुझे ये लग रहा था नहीं यार, ये मेरा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे बस की नहीं है सबके पास जाना, इंश्योरेंस मांगना, उसको करना, ये सब चीजें नॉट पॉसिबल फॉर मी। और राजीव जी भी एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो वो भी कई बार बोल देते थे यार क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ देखो, कुछ और देख लो। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी जैसे होता है, हम नेटवर्किंग में करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी का कई बार बोर्ड देखते हैं, कोई इंश्योरेंस कर रहा होता है, तो हमें लगता है ये व्यक्ति शायद नेटवर्किंग अच्छी करेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मेरी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट था कि मेरे घर के बाहर LIC का, उसका बजाज एलियांस का बोर्ड लगा हुआ था इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो वहां से किसी 2 अननोन पर्सन ने मुझे कॉल किया और बोला मैम हम एक पॉलिसी कराना चाहते हैं, क्या आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो। मैंने कहा ओके सर। मैं और राजीव जी उनके ऑफिस में गए, हम उनको समझा। तो वो पॉलिसी में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, पर वो मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझा रही थी। और नेटवर्क मार्केटिंग सच बताऊं तो मेरी जो थॉट थी वो वही पढ़े लिखे वाली थॉट थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली अ यूजलेस बिजनेस। जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। लोगों को पहले बेवकूफ बनाओ, खुद बेवकूफ बनो और बनते ही रहो। मेरी पूरी ये थॉट थी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो प्लान था, मैंने उसे समझा, मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं करना।
उन्होंने बोला ठीक है मत करना, स्काई लार्क में हमारा एक इवेंट होने जा रहा है, अगर आपके पास संडे को थोड़ा सा टाइम हो तो आप आ जाना। तो फ्रेंड्स वही होता है, हो नहीं रही, इस बहाने कहीं बाहर चले जाएंगे, एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा, 2 घंटे सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस थॉट के साथ हम दोनों उस हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्लान को सुनने के लिए गए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्लान को सुनकर मेरी शायद लाइफ चेंज नहीं हुई, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के उस प्लान को एक ऐसा व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा था जिसको देखकर मेरी लाइफ चेंज होगी। जब मैंने उस प्लान को सुना, उस प्लान को समझा, शायद मैंने कुछ भी सुना नहीं, कुछ भी समझा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उस व्यक्ति को देख रही थी, उस व्यक्ति के प्रेजेंटेशन के तरीके को देख रही थी। और उस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में यही बात आ रही थी, यस ऐसा ही तो बनना है, यही लाइफ तो चाहिए, यही स्टेज तो चाहिए, यही नेम एंड फेम तो चाहिए, यही सब कुछ देखना है, यही सब कुछ चाहिए लाइफ में, ये पाना है, ये कैसे मिलेगा, ये मुझे जरूर करना है। और वो व्यक्ति कोई और कोई नहीं, वो व्यक्ति थे सिर्फ ओनली मिस्टर तरुण बजाज। जबकि मैंने उन्हें पहली बार देखा था, दैट इज 2007। 2007 में मैंने पहली बार तरुण सर को देखा, और उनको देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि यही ऐसा ही बनना है, यही स्टेज चाहिए। खैर उस दिन प्लान समझकर आ गए, मैं नहीं कहूंगी मैंने उस दिन ज्वाइन किया, नहीं किया, बल्कि हमारे आसपास जो लोग बैठे थे उन्हें भी नेगेटिव करने की कोशिश की कि कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में, सब बेवकूफ बनाने का काम है। पर फिर उन लोगों के बार बार कॉल आते रहे, उन लोगों ने एक छोटी सी पॉलिसी भी करवाई कि इस तरह से शायद हम बिजनेस में आ जाएंगे, और हमने कहा ठीक है सर डील, आप पॉलिसी करा रहे हो, हम बिजनेस में आ जाते हैं। हम बिजनेस में चले गए, थोड़ा बहुत सामान यूज करना शुरू किया, सामान ठीक ठाक था ना, मैं बुराई नहीं करूंगी, बिल्कुल कुछ सामान में कमी नहीं थी, अच्छा सामान था। हुआ क्या कि 3-4 महीने वर्क करने के बाद हमारी अपलाइन के पता नहीं कंपनी के साथ कुछ डिस्प्यूट हुए या जो भी मैटर हुआ, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। और तब मुझे पहली बार मौका मिला मिस्टर तरुण सर के साथ बैठने का, उनको सुनने का, उनको समझने का। ऑफिस में उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आपकी अपलाइन तो बिजनेस छोड़ चुकी है, पर आप अब मेरे डायरेक्ट आ गए हो, अब मैं आपके साथ डीलिंग करूंगा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा। तो मुझे लगा कि यार ऐसा ही तो बनना है, तो इस व्यक्ति के साथ तो काम करना चाहिए, यही बनना चाहती हूँ जब मैं, तो मुझे इस व्यक्ति के साथ तो जरूर काम करना चाहिए। और तरुण सर ने उस टाइम में 2007 में बहुत हेल्प की, मोदी के हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, एक अच्छा लेवल भी मिला। पर कुछ कंपनी की प्रॉब्लम्स आई, कंपनी ने पानीपत में ऑफिस बंद कर दिया, दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे कुछ बातें हुई, तरुण सर के साथ बातें हुई, बैठे तो सर ने बताया कि मैम मैं भी छोड़ रहा हूँ, कंपनी ठीक नहीं चल रही है इस टाइम, तो छोड़ देते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर छोड़ दिया। तरुण सर के साथ भी थोड़ी बातचीत कम हो गई, चीज इतना मिल पा रहे थे, सब चीजें खत्म हो गई। फिर लगा यार लाइफ फिर वहीं रुक गई, जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा चलो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। कोचिंग सेंटर शुरू किया, नो डाउट अच्छा चल रहा था, चीज़ें सही हो रही थी, मैनेज हो रही थी। घर भी हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था, और अच्छे मतलब थोड़ा पहले हम जान वाले रहते थे, एरिया चेंज किया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर वही था कि कहीं आने जाने में प्रॉब्लम थी, एक तो सर को छुट्टी नहीं मिलती थी, और मेरा भी ट्यूशन सेंटर था, तो बच्चों की छुट्टी नहीं कर सकते थे। बर्डन इतना रहता था, नंबर कम आए तो दिक्कत है, कुछ हो गया तो दिक्कत है, पेरेंट्स की सुनना सुनना सुनना, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार ये सब क्या चल रहा है, जो चाह रहे हैं लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। कहाँ गए वो सपने जो हुआ करते थे, कुछ बनने के, कुछ करने के। तो फिर एक दिन अचानक बैठी थी, ट्विटर अपना सेंटर ही रन कर रही थी, तरुण सर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैम एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, मोदी केयर, मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत अच्छा किया है, तो आ जाओ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, अब नेटवर्किंग नहीं करनी, अब वो समझ में नहीं आती। तो सर ने कहा कि ठीक है मैम जैसे आपकी इच्छा। मैंने फर्स्ट कॉल आपको ही किया है, शायद तरुण सर ने उसी दिन या उससे पहले दिन ही फॉर्म साइन किया था मोदी केयर का, फर्स्ट कॉल सर ने मुझे ही किया था। तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद सर का 10-15 दिन बाद दोबारा कॉल आया कि मैम आ जाओ एक बार प्लान तो समझ लो। तो मैंने कहा नहीं सर नहीं करना। तो सर ने एक ही बात बोली जो मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छी लगी और मेरे को हमेशा याद रहती है कि मैम करना ना करना आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, पर एक बात मैं बोलूंगा कि लाइफ में कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को बिना सुने मना मत करो। एक बार सुन लो, अपॉर्चुनिटी को समझ लो, उसके बाद करना ना करना आपकी इच्छा है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है डन सर, मिलते हैं, बताओ कब कहाँ मिलना है। तो सर ने कहा मैम ऑफिस आ जाओ। मोदी केयर का छोटा सा ऑफिस हुआ करता था उस टाइम। तो
मैं ऑफिस गई, मैंने प्लान को समझा, मैंने चीजों को देखा। उस टाइम लगभग मोदी केयर में मेरे ख्याल से 60 से 70 प्रोडक्ट आते थे। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्ट तो यूज किए जा सकते हैं। सर ने मुझे 2 प्रोडक्ट रिकमेंड किए, मैं हमेशा बताती हूँ उनके बारे में, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और जिनसी। सर ने कहा मैम बेटा बताते हो कि काफी प्रॉब्लम रहती है, जब आप एक्सीडेंट हो गया था, इतना मदर फीड नहीं मिला उसे, तो उसको प्रॉब्लम रहती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पिलाना शुरू करो आप, और सर के लिए और अपने लिए जिनसिंग ले जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, डन। तो 2 प्रोडक्ट मैंने यूज करने शुरू किए, मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और मोदी केयर उसकी वजह से ही मैंने शुरू किया, और मोदी केयर में बहुत अच्छा बिल्ड किया। 4 से 5 महीने में मेरे ख्याल से मैंने एमराल्ड लेवल ले लिया था, दैट्स आज के टाइम में प्लैटिनम लेवल होता है, और वो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो रहा था। और वहां से मैंने अपना पहला सपना पूरा किया। मुझे याद है कि जब मेरा बर्थडे आने वाला था, मैं तरुण सर से हमेशा एक ही बात कहती थी, सर एक स्कूटी लेनी है, स्कूटी के बिना ना काम नहीं चलता। राजीव जी ने बहुत बार ऑफर किया कि यार मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, तुम स्कूटी ले लो। मैंने कहा नहीं, अपनी चीज को मैं अपने आप ही लेना चाहूंगी। तो ठीक है, एज यू विश। तो मैंने कहा सर मेरे को स्कूटी लेनी है। सर ने कहा ठीक है मैम, बड़े आराम से ले सकते हो आप, प्लानिंग हुई, बात हुई कि इतना चेक आता है, इतना ऐसे ऐसे करके ले सकते हो। मैंने पहली अपने ड्रीम को पूरा किया, दैट वाज मेरी स्कूटी। बहुत मेरे को पसंद थी वो स्कूटी, मैंने उसको लिया और बहुत शिद्दत से उसे चलाया भी मैंने। आती नहीं थी चलानी, उसी पे सीखा और उसी पे सीख कर फिर चलाया मैंने उसे। लेकिन कुछ फैमिली क्राइसिस हुए, कुछ नेगेटिविटी आई माइंड में, कुछ आपस में कुछ डिस्प्यूट ऐसे हुए कि मोदी केयर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि सर की नो डाउट एक अच्छी पोस्ट थी, एक अच्छा लेवल था। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पॉजिटिव भी नहीं थे, राजीव सर। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कर रहे हो, जितना पैसा चाहिए मेरे से ले लो या कुछ और कर लो, ये मत करो। तो छोड़ दिया, मोदी केयर छोड़ दिया। लेकिन प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ पाई। मोदी के प्रोडक्ट्स कंटिन्यू घर पे यूज हो रहे थे। हाँ, अपनी आईडी पे नहीं ले रही थी, किसी भी आईडी पे प्रेम सर से बोल देती थी कि किसी भी आईडी पे दे दो, कोई ऐसा नहीं है कि आईडी पे लेना है, कहीं से भी दे दो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी हैं लेने। तो उसके बाद 3 साल तक मोदी केयर को नहीं किया। ये मैं बात कर रही हूँ 2014 की। 2014 में मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, 6 महीने बाद छोड़ दिया, और उसके बाद 2 साल 2.5 साल तक मोदी केयर को बिल्कुल नहीं टच किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े लाइफ में, मैंने इवेंट प्लानर का काम शुरू कर लिया। इवेंट प्लानर का काम किया, बहुत अच्छा चल रहा था, नो डाउट। उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की, पर वहां भी कहीं ना कहीं यही होता था कि काम हो गया, सब कुछ हो गया, सब तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता था, जहाँ 70,000 रुपए की पेमेंट की बात आती थी, वहाँ 40,000 ऑफर होता था। अरे इसमें ये कमी थी, इसमें वो रह गया था, इसमें ऐसे हो गया था, इसमें वैसे हो गया था, और इस सबको करके जो है आप इतना ले जाओ। तो मुझे लगा यार ये क्या चल रहा है, इतनी मेहनत करो, इतना सब कुछ करो और मिलता कुछ भी नहीं है। तो रियली बहुत थैंक्स करना चाहूंगी तरुण सर का, उन्होंने आज भी हमारा फॉलोअप नहीं छोड़ा था। 3 साल हो चुके थे, पर उनकी कॉल बीच बीच में आती रहती थी, बताते रहते थे मैम इतना चेक हो गया, इतना कर रहे हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी में नए प्रोडक्ट्स आ गए। तो रियली मतलब एक बहुत अच्छे मेंटोर, और मैं तो उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई कहती हूँ। मैंने उन्हें बोला भी था स्काईलार्क में, जब हम एक बार थे, मैंने कहा आप मेरे बिग बी हो, और मैं आपको बिग बी ही मानती हूँ। और उन्होंने सच में वो रोल निभाया, हमेशा टच में रहते थे, हमेशा बताते रहते थे मैम आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, करो, एक बार मीटिंग कर लो, एक बार बैठो, बात करते हैं। पर मैं वही कि नहीं सर नहीं करना, पढ़े लिखो वाला दिमाग जो होता है ना वो। पर थैंक्स टू, रियली बिग थैंक्स टू तरुण सर कि वो टच में रहे, वो वापस इस मोदी के बिजनेस में लेकर आए। 3 साल बाद सर के कॉल आए, जब पता लगा सर को कि राजीव सर ने जॉब छोड़ दी है। राजीव सर ने जॉब छोड़ी थी अपना बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तब सर का कॉल आया कि सर मैम राजीव सर ने जॉब छोड़ दी है, सुना है? मैंने कहा यस सर। मैम एक बार बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं सर टाइम नहीं है, बिजनेस में बहुत बिजी हैं। और जबकि सच बताऊं तो सच्चाई ये थी कि बहुत ज्यादा क्राइसिस आ चुके थे, बहुत ज्यादा, मतलब इतना हो चुका था कि घर भी बिक चुका था, गाड़ी रन कर रहे थे वो भी बिक चुकी थी, और कुछ ढूंढ रहे थे करने के लिए। पर वही एटीट्यूड नहीं खत्म होता ना, तो वही चल रहा था कि एटीट्यूड नहीं खत्म हो रहा था। तो ये लग रहा था कि नहीं सर मोदी केयर नहीं करेंगे और सब कुछ करेंगे। 6 महीने तक सर कंटिन्यू कॉल करते रहे, मैम एक बार मिल लो, एक बार बैठते हैं, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है। पर वही चल रहा था, नहीं सर नहीं करेंगे। एक दिन अचानक तरुण सर का कॉल आया और पूछा कहाँ हो। उस दिन उन्होंने कॉल सर को किया, राजीव सर को। तरुण सर ने सोचा कि मैम नहीं टाइम दे रहे हैं, तो राजीव सर को एक बार कॉल कर लेते हैं। राजीव सर को कॉल किया, उनसे पूछा सर कहाँ हो। सर ने कहा कि घर पर। तो तरुण सर ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा सर अभी तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, कहीं जाना भी था। तो तरुण सर बोले कि मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो अब क्या कह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर मोस्ट वेलकम, आ जाइए। तो सर आए,
सर बैठे, सर ने प्लान समझाया, और ऑनेस्टली बताऊं उस दिन भी मैंने प्लान नहीं समझा, मैंने सुना ही नहीं। मैंने सर को बिल्कुल कह दिया सर आप और राजीव सर बैठ के बात करो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और मैंने नहीं सुना। पर वही बात है कि घर में कोई बैठा हो तो वही कान लगे रहते हैं। सर ने अपना चेक दिखाया राजीव सर को कि देखो सर इस महीने इतना आया है, पिछले 6 महीने के कंटिन्यू चेक दिखाए। तो उस टाइम तो इंटरेस्ट नहीं लिया, वही ईगो कह लो आगे आ रही थी या जो भी कह लो, कि नहीं आए नहीं बैठे। पर बाद में तरुण सर के जाने के बाद रजीत सर से पूछा क्या सच में सर का इतना चेक आ रहा है, क्या सर जो चेक दिखा रहे थे सच में दिखा रहे थे, सर सच में आ रहा था वो चेक? तो सर ने कहा कि हाँ आ तो रहा था, तभी दिखा रहे थे, 6 महीने के लगातार दिखाए और कह रहे थे कि और भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा क्या बिजनेस था, अच्छा मुझे समझाना। तो राजीव सर ने थोड़ा सा समझाया, तो मैंने कहा कि यार किया तो वैसे जा सकता है पर करना नहीं है। तब भी मैंने यही कहा कि नहीं करना। फिर तरुण सर ने एक बार ऑफिस में बुलाया, मोदी केयर ऑफिस में हमें, और बोला कि एक बार चलो ऑफिस में बैठते हैं, एक बार देखो ऑफिस चेंज हो गया है, बड़ा हो गया है, हम अच्छा कर सकते हैं, बैठो सामान देख लो एक बार आके। इस टाइम प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और तब ऑफिस में गए हम, मैंने सामान देखा, और फिर राजीव सर की भी यही थी कि यार सामान तो यूज कर ही रहे हैं तो आईडी लगाकर यूज कर लेते हैं, कुछ तो नहीं करेंगे तो ठीक है कोई नहीं, कुछ काम तो ढूंढ ही रहे हैं। और तरुण सर ने भी यही बात कही कि अगर आना इस बिजनेस में तो 3 साल लेकर आना। तो वही सोच लेकर इस बिजनेस में आए थे। इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया। और सच्ची बात बताऊं तो शुरू के 10 महीने मैंने राजीव सर का बिल्कुल साथ नहीं दिया। मैंने कहा आपको अपने बेस पर बिल्ड करना है, मोस्ट वेलकम, आप करो, पर मुझे मोदी केयर करने के लिए मत कहना। मेरा इवेंट प्लानर अच्छा चल रहा है, मेरे को यही करना है। और शुरू के 10 महीने में जो भी स्ट्रगल की वो राजीव सर ने अकेले की, अकेले बिजनेस बिल्ड किया। और जिस दिन अच्छा थोड़ा बहुत चेक आने लगा, तब मुझे लगा कि नहीं यार हो तो सकता है, मिलकर करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। और तब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और आज इस मुकाम पर हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू तरुण सर। थैंक यू अपनी मोदी केयर फैमिली जिन सब के सहयोग के साथ यहाँ पर पहुंचे। थैंक यू राजीव सर जिन्होंने मेरे ना करने के बाद भी इस बिजनेस को समझा, शुरू किया और आज इस लेवल तक लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैम ने आपको बताया कि कैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए और मेरा इस बिजनेस में नेगेटिव होने का रीजन क्या था। हर किसी के पास कुछ ना कुछ रीजन होता है, बट मेरा रीजन कुछ अनोखा था। पहली चीज, मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, ज्यादा बात करना, ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है, ना मुझसे हो पाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जब तक आप सामने वाले से घुलोगे मिलोगे नहीं, सामने वाले से बात नहीं करोगे, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर तो अननोन लोगों से भी बात करनी पड़ती है। और मैं तो किसी रिश्तेदार भी अगर कोई आ जाता था घर में तो उससे भी प्रॉपर बात नहीं कर पाता था। इवन जब मैम ने यूनिलीवर ज्वाइन किया था, यूनिलीवर के अंदर उन्होंने अचीवमेंट्स ली, तो जो फंक्शंस होते थे साथ में जाता था। बेटा छोटा था उस टाइम पर, और जब भी स्टेज से ही होता था ना कि अब हमारा नंबर आने वाला है, मेरा हमेशा एक ही काम होता था, बेटे को किसी भी काम से रुलाना या जो करना लेके बाहर निकल जाना कि बेटा रो रहा है, मैं स्टेज पे नहीं आ रहा, मैं आप अकेले जाऊं। क्योंकि मुझसे नहीं फेस होता था, लोगों को नहीं देख पाता था, मैं स्टेज पे नहीं जा पाता था, तो इसलिए मैं उससे दूर भागता था। और फिर कहीं ना कहीं लगता था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट, सब लोग वही तो कर रहे हैं, पैसा किसी के पास आ नहीं रहा है। क्योंकि उस टाइम पर मैंने 2-3 प्लान्स देखे थे। यूनिलीवर में काम किया, उसके बाद मैम ने किया था, मैंने नहीं किया। उसके बाद एक बाइनरी कॉन्सेप्ट था, उसमें थोड़ा सा ट्राई किया था, बट वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं बना। तो मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक शोशा है, सिर्फ दिखावा दिखावा है, यहाँ कुछ नहीं होता। लोग आते हैं स्टेज पे, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। माइंड में एक पिक्चर सेट थी इस तरह की। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हमेशा दूर भागता था। मैम ने किया था, इन्हें मना नहीं किया मैंने, बट इनके साथ जब भी जाता था तो वहां पे ना मुझे सॉरी टू से बट कहीं ना कहीं ना आर्टिफिशियल स्माइल नजर आती थी लोगों के चेहरे पर, कि लोग ना मुस्कुरा तो रहे हैं, बट अगर उनको कंधा दो तो इतना रोएंगे कि अब चुप नहीं करा सकते। तो हो सकता है कि मेरी खुद, मैं वो बात में कहते हैं ना कि अगर रोता जाए मरे की खबर लेके आए, तो अगर मैं खुद ही दुखी मन से जा रहा हूँ तो मुझे सब दुखी नजर आते थे। आज दुखी मन से नहीं जाता, सब हंसते हुए नजर आते हैं, बट ऐसा होता था, ऐसा मुझे लगता था कि ये चल रहा है, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। बट वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, नेटवर्क मार्केटिंग में लेने वाला था, तो कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनने शुरू हो गए। मेरे साथ पहला जो इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा, इंसिडेंट वो था, मेरी कजन की मैरिज थी, हमारी फैमिली की मतलब लास्ट, और हम लोगों ने बहुत प्लानिंग की हुई थी कि इसकी मैरिज पे ये करेंगे, इसकी मैरिज पे वो करेंगे। मैंने बॉस को पहले बोल दिया कि सर 1 हफ्ता पहले मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस ने कहा नो वे, अरे अपनी शादी में मैं आपके 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं दूंगा,
छुट्टी सिर्फ 3 से 4 दिन की मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर डन। और एक्चुअली चाहिए भी 3 से 4 दिन की छुट्टी थी, ज्यादा चाहिए नहीं थी, पर जॉब वालों को पता है सबको कि अगर बॉस को एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे तो छुट्टी नहीं मिलती। तो बॉस ने मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दी। एंड यू जो वाले बिलीव कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं अपने कजन की शादी पर उस टाइम पहुंचा जब ऑलमोस्ट फेरे हो चुके थे और अर्ली मॉर्निंग मुझे वापस आना था। सोचिए मैंने वो शादी क्या अटेंड की। तो उस दिन लगा कि क्या है जॉब में यार, जब अपना टाइम नहीं है, अपने भाई की शादी अटेंड नहीं कर सकते तो किस लिए जॉब कर रहे हैं। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ, मेरा एक कजन ब्रदर है, उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। रात को फोन आता है कि एक्सीडेंट हुआ और ऐसे डेथ हो गई है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग बॉस को मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे कजन की डेथ हो गई है, और मैं चला गया उनकी क्रिमिनेशन में। मैं वहां पहुंचा ही था कि 10 मिनट बाद बॉस का फोन आता है और बॉस मुझे बोलते हैं जाने वाला चला गया, अफसोस प्रकट करो, तुम वहां बैठ के उसे वापस नहीं ले आओगे, अफसोस प्रकट करो और वापस आके काम संभालो। उस दिन लगा कि चलो शादी ठीक है नहीं जा पाया, बट क्या मरने के अंदर भी कल को अगर मेरे घर में कुछ ऐसा हो तो बॉस तो मुझे वहां भी मना कर देगा, तो मैं काम किस लिए कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वहां से ना दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हुआ कि नहीं यार जॉब नहीं जॉब नहीं, बट एक मेंटेलिटी बन जाती है ना। तो मैं भी कहना कि उसी मानसिकता का शिकार था, जॉब माइंडेड हो गया था कि जॉब है तो सब कुछ है, जॉब के बिना कुछ नहीं। फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। मोदी केयर में मैं भी साथ जाता था, बट मेरी हाल वही रहता था। बट मुझे ना मोदी केयर के अंदर जाने में बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लगी। तरुण सर की कुछ ट्रेनिंग्स होते थे जिसमें वो सिखाते थे 100% डेडिकेशन देना चाहिए, अपलाइन को खुद को समर्पित कर दो कि आप जो कहोगे सर मैं वो करूंगा, जो काम करना है आज करना है, आज के अलावा नहीं करना, अपना 100% दो। कुछ इस तरह की चीजें तरुण जी वहां सिखाते थे। मैं सीखता था बड़े आराम से बैठ के, और सबसे पीछे बैठा करता था, आगे मैं कभी नहीं बैठा, सबसे पीछे बैठ के सीखता था। और तरुण जी आगे कहते थे सर कैसे लगा, सर मजा आ गया। तो सर तरुण जी का एक ही डायलॉग होता था, सर नौकरी कब छोड़ रहे हो। मैंने कहा सर नौकरी ना, एक्चुअली जब मोदी के ज्वाइन किया था मैंने, उस टाइम मेरी सैलरी थी अराउंड 65,000। तो मैंने कहा सर जिस दिन सैलरी 1 लाख हो जाएगी ना उस दिन छोड़ दूंगा। अरे अगर आप नौकरी आज छोड़ दो तो यहाँ पे 1 लाख जल्दी कमा सकते हो। तो अंदर ही अंदर हंस के कहता है सर देखेंगे वो भी। तो जो तरुण जी ने सिखाया मैंने जाके सेम चीज ऑफिस में अप्लाई कर दी। 100% समर्पण। मैंने बॉस को बोला सर राजीव जैन आ गया, बोलो क्या करना है कैसे करना है। 100% मैंने अपने बॉस को खुद को समर्पित कर दिया। जो काम कोई नहीं कर सकता था मैं कहता था कि मुझे बताओ मैं करता हूँ। मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल किए जो सबने हाथ खड़े कर दिए थे, बट मैंने वो किए क्यों, तरुण जी की ट्रेनिंग काम कर रही थी। देन जो करना है आज करना है, और एक्सपोर्ट हाउस के अंदर तो ये है जो करना है आज करना है, कल पे नहीं टालना। और उससे पहले हम लोगों की सबकी हैबिट होती है जो वालों की चीजों को हम कल पे बहुत टालते हैं, तो मैंने वो टालना बंद कर दिया। मैंने कहा आज करेंगे। मेरी सैलरी जो 65,000 थी एक ही झटके में 65,000 से 95,000 पहुंच गई। मैं और चढ़ गया। अब तरुण जी कहते थे नौकरी कब छोड़नी है, मैंने कहा सर कल लो, कल ही नौकरी छोड़ते हैं। और मैं अगले दिन से मोदी के ऑफिस जाना बंद कर दिया। मैंने कहा फिर जाऊंगा, फिर तरुण जी से पूछेंगे नौकरी कब छोड़नी है। मैंने कहा 1 लाख रुपए की मसा मसा नौकरी हुई है, देसी में तो कहते हैं मसा मसा नौकरी हुई है, अब इसको छोड़ के क्या करेंगे। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, अपना मकान खरीदा, गाड़ी ऑलरेडी चला ही रहे थे। बट अगेन कुछ चीजें तो ना ऊपर वाला जो करता है ना उसके लिए एक बेस बनाना शुरू कर देता है, और सेम बेस मेरे साथ ही बनना शुरू हुआ। जैसे बहुत से लोगों को डायलॉग लगेगा, बट आजकल फिल्मों का असर सबके ऊपर रहता है ना, ऐसे ही फिल्मों में डायलॉग आता था, कुछ लोग कहते हैं दिल की सुनो, कुछ लोग कहते हैं दिल की सुनो, कुछ लोग कहते हैं दिमाग की सुनो, बीवी कहती है मेरी सुनो। बट एक टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा आया जब मुझे ऊपर वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था किसी की मत सुनो, इस समय सिर्फ समय की जो डिमांड है उसकी सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। बट हम लोग समझदार बनके क्या करते हैं, कानों में उंगली डाल के बैठ जाते हैं। तो मैं भी वैसे समझदार बनके कानों में उंगली डाल के बैठा हुआ था और किसी की नहीं सुन रहा था, ना दिल की, ना दिमाग की, ना बीवी की, ना समय की, सिर्फ बॉस की सुनता था। और बॉस की सुन सुन के लाइफ बस कट रही थी।
मैं काट भी नहीं रहा था। लोग कहते हैं ना टाइम काट रहे हैं, मैं काट भी नहीं रहा था, लाइफ अपने आप कट रही थी, जैसे कट रही थी बस। एक दिन डिसाइड किया कि बहुत हो गया नौकरी, कुछ अपना करना है। डिसाइड किया, नौकरी छोड़ी। अब नौकरी छोड़ के कुछ काम करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या था मेरे पास, कुछ पॉलिसीज थी, सरेंडर की, घर था, सेल किया, पैसा इकट्ठा किया, गाड़ी थी, सेल की, पैसा इकट्ठा किया, और एक सेकंड हैंड कार परचेज की, Hyundai i20 सेंट्रो 2006 मॉडल, क्योंकि गाड़ी चाहिए थी। बस काम का तलाश, बट मार्केट के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दो प्रोजेक्ट में हाथ डाला, बट वहां पर मोटा नुकसान हुआ। तो वापस जब जॉब पे जाने की तैयारी में था, तब तरुण जी का कॉल आया, और एक तरह से मैं तो उन्हें ये कहता हूँ कि वो पारस मनी है, और उन्होंने ही मुझे आज इस लेवल तक, इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। और सच में उस दिन वो फरिश्ता बनकर ही हमारे घर आए थे। अगर वो उस दिन हमारे घर नहीं आए होते तो आज मैं किसी ना किसी जॉब में होता। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी, सिर्फ एक ही रीजन लेके छोड़ी थी कि बहुत हो गई यार जॉब। मेरे फादर ने 21 साल जॉब की, कुछ नहीं मिला। मैंने 18 साल जॉब की, कुछ नहीं मिला। आगे बेटे को नौकरी नहीं करूंगा। बट सब कुछ ट्राई करने के बाद ये सोच रहा था कि नौकरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, और कुछ नहीं है मेरे पास, नौकरी पे जाना पड़ेगा। बट तरुण जी ने आगे समझाया कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। और तरुण जी ने जो प्लान समझाया, प्लान में मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज पूछी, सर 1 लाख कैसे आ सकते हैं? क्योंकि 1,20,000 की नौकरी छोड़कर आया था मैं, तो मैंने सिर्फ एक चीज पूछी कि सर 1 लाख कैसे आ सकते हैं। मैं तरुण सर के साथ कम से कम 50 बार बैठा, और हर बार मेरा सेम क्वेश्चन होता था, सर 1 लाख कैसे आ सकते हैं। और हर बार मुझे वो सेम स्ट्रक्चर समझाते थे। तरुण जी थे, उन्होंने इतने पेशेंस से मुझे बार बार बताया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद भगा देता कि तेरे को 10 बार समझा चुका हूँ, मोटी बुद्धि है क्या। बट उन्होंने मुझे 50 बार समझाया। मैंने कहा सर बताओ उसके लिए करना क्या है। उन्होंने बताया कि डेमो किट बनाओ, प्लान देना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो। और एक जॉब वाले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक कुर्सी होती है तब तक सब आपके होते हैं। कुर्सी जाने के बाद आधे लोग तो कुर्सी वाले होते हैं, जो कुर्सी से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, वो वहीं छोड़ जाते हैं। और जब चुप छोड़ के आया था मैं, मोदी के ज्वाइन किया, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि बॉस ने नौकरी से निकाल दिया था, प्लांट हेड की नौकरी करता था, संभली ने नौकरी से निकाल दिया, अब साबुन तेल शैम्पू बेच रहा है, क्या है इसके बल्ले। इस तरह के डायलॉग भी सुनने को मिले। और मेरे बॉस की खुद की वर्डिंग थी, इसको समझाया था, 1000 बार समझाया, मत छोड़ ऐसी नौकरी, पछताएगा, देख ले आज क्या कर रहा है। ये मेरे बॉस की वर्डिंग थी सबको। इवन सेम मैसेज मेरे पास भी आया था, इसको नौकरी से निकाल दिया, कुछ नहीं है, समझा रहा था मैं, कर ले, क्या हो सकता है, बॉस से बोलने दो। तो मैंने तरुणी से जब पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि सर 1 साल पूरी मेहनत करो अच्छे वाली, बट 1 साल से पहले ये मत पूछना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा सर डन, मैं 1 साल मोदी केयर को जॉब की तरह से दूंगा, जैसे नौकरी पे जाता हूँ ऐसे ही नौकरी की तरह मैं मोदी केयर करूंगा। और दोस्तों मैंने पहला साल मोदी केयर को एक तरह से नौकरी की तरह किया। सुबह 9 बजे मैं घर से निकल जाता था, और शाम को 7 बजे से पहले मैं घर में नहीं घुसता था। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मुझे कोई बंदा नहीं मिला, कोई शख्स नहीं मिला जिसे प्लान दूं। एक तो हेजिटेशन थी, इंट्रोवर्ट था, अनजान लोगों से बात नहीं करता था, अपने जो थे वो मना कर देते थे। तो मैं घर से निकलता 9 बजे गाड़ी लेकर, कहीं भी गाड़ी साइड पे खड़ी करता, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में गाड़ी में बैठा रहता, कहाँ जाऊं, लोगों को फोन करता, कुछ लोग फोन नहीं उठाते, कुछ लोग कहते कल मिलेंगे, कुछ लोग कहते परसों मिलेंगे। तो मेरे साथ यही चल रहा था। कई बार गाड़ी में बैठ के रोता। गर्मी का टाइम था कि जुलाई में बिजनेस शुरू किया था, और धूप को इतनी ज्यादा मेरे से प्यार हो गया था ना, मैं जहां छाया में गाड़ी लगाता, आधे घंटे बाद धूप आ जाती थी। पेट्रोल के ज्यादा पैसे नहीं थे तो एसी बंद करके बैठता था, और कई बार तो पूरी शर्ट भीग जाती थी पसीने से। और जब गाड़ी से उतरता था, लोग कहते थे क्या बात भाई, गाड़ी से उतर रहा है, पैदल आ रहा है भाग के, गाड़ी को धक्का मार के। नहीं यार, एसी खराब हो गया थोड़ा सा। और क्या कहेंगे इस सिचुएशन में। इस तरह के हाल थे। पूरा पूरा दिन ढूंढता रहता था कि कोई मिले जिसे प्लान दूं। टाइम निकलता जा रहा था। पहला चेक 105, तीसरे महीने डायरेक्टर किया तो चेक आया 5000। चेक अच्छा है, नो डाउट 5000, बट 1,20,000 की नौकरी छोड़ के 5000 का चेक, सोचो कितनी खुशी देता होगा। उतनी खुशी मुझे दी उस चेक ने। आगे बढ़ा,
मैंने जुलाई में ज्वाइन बिजनेस शुरू किया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैं डायरेक्टर बना, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अगले 9 महीने आई वाज डायरेक्टर। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू में ज्वाइन किया था उनमें से ही बहुत से लोग छोड़ के चले गए। एक मेरा फ्रेंड आया था जो कहता था कि राजीव जैन छोड़ के जा सकता है, बट मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, सबसे पहले गायब हुआ। 19% में था, आईडी भी खत्म हो गई। एक दिन मैंने तरुण सर को फोन किया और सर से पूछा, सर एक कप चाय पिलाओगे? सर ने कहा मोस्ट वेलकम सर। एक्चुअली में चाय क्या पीने जाना था, मुझे उनसे सिर्फ ये कहने जाना था, सर बस अब और नहीं होता, बहुत हो गया। और मैं एग्जैक्टली यही कहने उनके पास गया चाय के बहाने। मैंने कहा सर और नहीं होता, 1 साल हो गई, हाईएस्ट चेक मेरा 10,000 है, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, कर्जे में आ चुका हूँ, क्योंकि जो खर्चे बंद जाते हैं तो बंद जाते हैं ना, कर्जे में आ चुका हूँ, नहीं होता। और मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, 30 की मिले, 40 की मिले, 50 की मिले, जो मिलेगी मैं कर लूंगा, बट मैं अब मोदी के नहीं कर सकता। तब उसने मुझे समझाया कि राजीव जी, आज अगर आप नौकरी करते हो, आज आपको मोटा 1.5 साल हो चुका है नौकरी छोड़े हुए, आज नौकरी कितने की मिलेगी? मैंने कहा सर अगर आज मैं नौकरी ज्वाइन करता हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी करीब 60 से 70 हजार की। 1,20,000 नहीं मिलती, किसी को नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिलेगी, बट हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अगले 2 साल के अंदर वापस अपनी नौकरी को 1 लाख पे ले जाऊंगा। कहते 2 साल लगेंगे ना? कहते मोदी केयर में एक ही चीज मैं सिखाता हूँ, डोंट क्विट। अगर आपने जब पहले ज्वाइन किया था, आज क्विट नहीं किया होता, आज आप 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे होते। बट अगर आज भी आप टिके रहोगे और आज भी आप क्विट नहीं करोगे, आप बहुत आगे जाओगे। टाइम आ चुका है आपका, अब क्विट मत करो। और उस दिन मेरी आंखों में पानी भी था कि बस सर कैसे, और सच्चाई है 10,000 हाईएस्ट। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरा उस महीने का चेक 10,000 था, 1 साल में हाईएस्ट चेक 10,000। क्या होगा? सर ने कहा मेरे कहने से 1 साल हुआ। मैंने कहा सर अगर 1 साल हुआ कुछ नहीं हुआ ना, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, चाय पीने भी नहीं आऊंगा। कहते हैं डन। उस दिन मैं उनके पास 2 कप चाय पी के आया था बैठ के, क्योंकि डिस्कशन थोड़ी लंबी चली थी, तो 2 बार चाय पी के आया था। आया, आके वापस काम शुरू किया। ना जब पारस मनी के साथ चाय पी जाए, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने अपने साथ चाय पीनी शुरू करो, देखो चमत्कार होते हैं। और मेरे साथ चमत्कार ये हुआ कि अगले महीने मैं सीनियर डायरेक्टर था और मेरा चेक जो हाईएस्ट 10,000 आया था, अगले महीने का मेरा चेक 22,000 रुपए था। और मुझे जैसे बेशरम को देखो, मैंने फोन करके थैंक यू भी नहीं बोला था, थैंक यू सर मेरा चेक 22,000 आ गया। मैं उस टाइम ये था कि मैंने मेहनत की है सर, 22,000 आया। बट उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, क्योंकि जब आप एकदम ऊपर जाके मैं में आ जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। सेम मुझे फील हुआ। मैंने वापस सर को फोन किया, चाय पीनी है। सर ने अगेन कहा मोस्ट वेलकम। फिर सर के पास गया, चाय पी, कुछ प्लानिंग की, सर ने कुछ टिप्स दिए, समझाया। अगले महीने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने कहा चाय में कुछ तो लॉजिक है। मैंने सर को हर महीने फिर फोन करना शुरू किया, सर चाय पीनी है। पहला महीना है सीनियर डायरेक्टर, दूसरा महीना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तीसरा महीना सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चौथा महीना प्लैटिनम डायरेक्टर। और सिर्फ इसी वजह से कि सर के पास गया, चाय पी, उन्होंने कुछ प्लान समझाया, सिस्टम समझाया, कैसे मैं काम कर सकता हूँ और बेटर वे में से कर सकता हूँ, इसी का नतीजा। क्योंकि जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे खुद को, अपनी अपलाइन को, जब तक सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सर ने कहा ये मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने कहा सर डन। सर ने कहा इस सेमिनार में जाना है, मैंने कहा सर डन। सर ने कहा मीटिंग हर हाल में करनी है, मैंने कहा सर डन। सर ने कहा पानीपत ऑफिस आज तक मीटिंग नहीं हो पाई, हमें इस ऑफिस की मीटिंग को फुल करना है। हम 4 लोग थे जिन्हें सर ने ड्यूटी सौंपी थी, मैं, आशुतोष ओझा जी, सतीश पोडिया जी और तरुण सर। हम चारों ने कहा सर आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, जो मर्जी हो जाए, हम चारों मिलकर इस ऑफिस को फुल करेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि हम 4 होते थे, कभी बारिश है, मौसम खराब है, मजबूरी है, नहीं आ पाई, 3 रह जाते थे, पर 5 नहीं हो पाए लगातार 3-4 महीने। बट एक डेडिकेशन थी, एक कमिटमेंट थी, लगे रहे। और आज लॉकडाउन है, अदरवाइज आप ऑफिस में जाके देखते, आज लड़ाई होती है उस ऑफिस के अंदर मीटिंग होने के लिए, क्योंकि एक कमिटमेंट तरुण सर ने दी थी। तो कहानी ऐसे चलती रही, प्लैटिनम डायरेक्टर बना, चेक नोट करने कहीं 40-50 के आसपास आ गया था, बट मैं अभी भी अपनी उसी प्यारी सी गाड़ी के अंदर घूम रहा था।
और मैं हमेशा ना मेरे जो फ्रेंड सर्कल में मैंने सबको बोला यार कोई सेकंड हैंड नई गाड़ी दिलवा दो ना। समझ में आता है इसका मतलब सेकंड हैंड नई गाड़ी? मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि एक सेकंड हैंड नई गाड़ी मिल जाए, एक सेकंड हैंड अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो मैं भी सबसे ऐसे ही पूछता था। मैंने तरुण जी को एक दिन कहा सर, कोई दिल्ली सेमिनार में जा रहे थे मैं तरुण सर के साथ, मैंने कहा सर कोई सेकंड हैंड नई गाड़ी मिल सकती है? कहने कौन सी चाहिए? मैंने कहा सर कोई सी दिलवा दो, स्विफ्ट ऐसी कुछ दिलवा दो ठीक ठाक सी। तो तरुण सर ने बड़ी प्यारी सी स्माइल की और कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बाद मैं फिर मिला, मैंने कैसे बता दो ना कोई गाड़ी है। तो ये गाड़ी लेके जाते हुए शर्म आती है। गेट खोलो तो पता लग जाता है पड़ोसियों को कि मैं आ गया, गेट बंद करो तो पता लग जाता है। तो कोई गाड़ी दिलवा दो ना। कह रहे सर आपका कार फंड शुरू हो चुका है, अपनी गाड़ी क्यों नहीं प्लान करते? उससे पहले मेरे माइंड में कार फंड था ही नहीं कि कार फंड जैसी कोई चीज है। मैंने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, चलो मैं देख के आता हूँ। तो मैं शोरूम पे गया, बट वो होता है ना जब तक सोच बड़ी ना हो कुछ नहीं होता। मेरी सोच इतनी सी थी। मैंने जाके गाड़ी देखी इग्निस, बड़ा चौड़ा होके हंसते हुए सर को होता है ऐसे, मैंने इग्निस गाड़ी देखी है, कैसी है? सर ने मुझे 4 बार ऊपर से नीचे देखा। मैंने कहा मेरे को लग रहा है सर कह रहे हैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं होती बेटा, थोड़ा बजट कम करो, इसलिए मेरे को ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। गाड़ी कितने की थी? मेरे पास 5 लाख की गाड़ी थी वो। मैंने कहा सर क्या हो गया, महंगी है क्या? कह रहे हाँ सर बहुत महंगी गाड़ी है, ऐसी गाड़ियां ना आपको अच्छी लगेंगी, चलो एक बार सड़क पे घूम के आते हैं। मुझे गाड़ी में बिठाया, लेकर गए। अरुण जी भी उस दिन साथ थे। सर ने कहा देखना पता नहीं क्यों लोग कैसी कैसी गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। और बाई चांस ना सर इग्निस की तरफ इशारा कर रहे थे, सामने इग्निस जा रही थी और सर का इशारा इग्निस की तरफ था। देखना कैसी अच्छी लग रही है राजीव जी आपको गाड़ी। मैंने नाम नहीं देखा, मैंने कहा क्या डब्बा सी गाड़ी है। मुझे तो था कि इग्निस बहुत अच्छी गाड़ी है, नाम मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा सर पता नहीं क्या डब्बा सी गाड़ी है, सही कह रहे हो सर बेकार है, कह रहे नाम पढ़ना। तो मैं ना उस टाइम हंसने की पोजीशन में था ना रोने की पोजीशन में था, मैं चुपचाप बैठा रहा। सर ने कहा सर कोई अच्छी गाड़ी सर्च करो मिल जाएंगी, शोरूम जितने भी पानीपत है कौन सा जल्दी है, 2 दिन लेट ले लेंगे, एक बार गाड़ी देखो अच्छे से। गाड़ी देखनी शुरू की मैंने, लास्ट फाइनल की इको स्पोर्ट लेते हैं। मैंने कहा सर इको स्पोर्ट्स फाइनल। सर ने कहा बढ़िया गाड़ी है, मेरी भी पहली गाड़ी यही थी, यही लो। तो एक फ्रेंड होता है ना बीच में बहुत आते हैं सलाह देने वाले, तो मेरे पास भी एक सलाहकार फ्रेंड था। कहता सर एक बार ना चला के देखो मजा नहीं आता। मैंने गाड़ी चला के देखी, वाकई मजा नहीं आया। तो मैंने डरते डरते फोन किया सर इसकी जगह कोई और गाड़ी ले सकते हैं? सर ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ कौन सी लेनी है। मैंने फिर पानीपत तो सारे शोरूम चेक करवा रहे, कभी एस्पायर चेक की, कभी अमेज, i20, i10, सब गाड़ियों को मैं टक्कर मारा। लास्ट में मैंने कहा सर ये तो बलिनो या एस क्रॉस, इन दोनों में से बताओ। सर ने कहा एस क्रॉस गाड़ी बढ़िया है, व्यूज अच्छे हैं, एस क्रॉस फाइनल कर दो। मैंने एस क्रॉस फाइनल की, बुक कराई, और बुक कराने के बाद डेट फाइनल हुई 23 जनवरी 2018। मैं एस क्रॉस गाड़ी लूंगा डार्क ग्रे कलर की। बट अगेन ऊपर वाला तो कुछ और ही सोच रहा था ना। मुझे 22 तारीख को फोन आता है शोरूम से कि सर आपकी डार्क ग्रे कलर की गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है और करीब 15 दिन और लगेंगे गाड़ी आने में। व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, अगर कहते हो तो कल डिलीवरी करा दें, अदरवाइज आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर देख लो अगर 2-4-5 दिन में आती हो तो हम ट्राई करते हैं, उन्होंने बोला। बट ट्राई क्या थी, वो अपनी व्हाइट गाड़ी के ऊपर ही फंसे रहे कि व्हाइट लेनी है तो लो, अदरवाइज कोई गाड़ी नहीं है। मैं 4-5 दिन के बाद गया और जाके मैंने बोला कि सर मुझे गाड़ी नहीं लेनी, कैंसिल करो, देखें क्या होता है। तो मैं वापस i20 देखने के लिए कि एक बार i20 की दोबारा टेस्ट ड्राइव लेते हैं और i20 चेक करते हैं। हम लोग वापस हुंडई के शोरूम पे गए और चांस की बात है उस टाइम पर वहां पर ब्लैक कलर की वर्ना गाड़ी ट्रक से अनलोड हो रही थी। और मेरी जो ड्रीम कार है वो है मर्सिडीज एस क्लास ब्लैक कलर। मेरे घर में अभी भी फोटो लगी हुई है उसकी, मर्सिडीज एस क्लास ब्लैक कलर। तो मैंने कहा लग तो ऐसे ही है कि इसका लोगो हटा दो, काश ये मिल जाए। तो ना काश ही आता है, काश ये मिल जाए। और गाड़ी देखकर एक नजर में पसंद आई थी क्योंकि सनरूफ भी थी उसके अंदर और मस्त गाड़ी लग रही थी। ब्लैक की चमक ही अलग होती है। हमने जाके मैंने से कहा सर अगर हम गाड़ी बुक करें कब मिल सकती है? कहेंगे जी गाड़ी अभी आई है, कोई बुकिंग नहीं है, आप अभी पेमेंट करो और गाड़ी ले जाओ। मैंने बहुत डरते डरते कांपते हाथों सर को फोन किया, सर एस क्रॉस वाले ने तो मना कर दिया, दूसरी गाड़ी पसंद आई है।
सर ने कहा बोलो, मैंने कहा सर वरना। आप ऐसे ना पीछे से मतलब होता है ना 10-15 मिनट की साइलेंस अगर हो जाए तो क्या लगता है कि अब गालियां पड़ी, क्योंकि मैं पहले 3-4 गाड़ियां कैंसिल कर चुका था, तो मुझे भी लगा गालियां पड़ी। और मैं फोन को जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना, मैंने ऐसे करके ऐसे रहा, मतलब कुछ सुनने को मिलेगा। बट तभी जो उधर से जोर से हंसने की आवाज आई और सर ने कहा मजा आ गया सर, बुक कर दो अभी, और बोलो कब लेनी है। बड़ी सांस में सांस आई, गाड़ी बुक की, एंड फाइनली 19 फरवरी 2018 को वरना गाड़ी ली। अपनी जिंदगी की पहली इतनी बड़ी गाड़ी जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। एस क्रॉस सपना था, बट वो लग रहा था कि नहीं आएगा, सपना ही है, एस क्लास। बट पहली गाड़ी ली और वो भी वरना टॉप मॉडल 16 लाख रुपए की। देन आगे बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद मेरा चेक इंक्रीज हुआ, मैं 50,000 के चेक से 1 लाख पहुंचा, 1 लाख से 1.25 लाख, और फिर तो कहानी बन गई। प्लैटिनम से रेजिडेंशियल डायरेक्टर हुआ, अगले 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंशियल से क्राउन बनने के बाद मेरी इनकम जो है ऑलमोस्ट 2 लाख 2.25 लाख के करीब चलने लग गई थी। बीच में अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जिस वजह से मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने कोई वर्किंग नहीं कर पाएगी। पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही थी, मुझे फीवर चल रहा था, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जब प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो पता लगा हार्ट का एक वॉल्व काम नहीं कर रहा है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा इमीडिएट। तो ऑपरेशन हुआ, तो 8 से 9 महीने मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर जो दूसरा सपना जिस वजह से लोग मोदी केयर में आते हैं, और मैं कहता हूँ सपना नहीं नीड, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आते हैं, वो है पैसिव इनकम। मैंने वो पैसिव इनकम एंजॉय की। मुझे हर महीने 1.5 से 2 लाख का चेक आता रहा बिना कुछ किए, जबकि मैं उस पोजीशन पे था, मैं लोगों से बात भी नहीं करता था, फोन पे भी नहीं, क्योंकि ये गैजेट सब दूर करने के लिए बोल दिया था रुकने की। आप 3 से 4 महीने गैजेट भी यूज नहीं कर सकते, मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं, इससे मिल नहीं सकते क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। मैं घर में बंद था, बट उसके बावजूद मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख हर महीने आती रही। ये पावर है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की। तो दोस्तों ये एक प्यारा सा बिजनेस जो हमें मिला, एंड अगेन तरुण सर ने इस पत्थर को तराश कर आज आप सबके सामने क्राउन डायमंड डायरेक्टर बना के बिठा दिया। ये सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि सच में वो पारसमणि है। पारसमणि सिर्फ लोहे को छूकर सोना बनाती है, बट ये वो पारसमणि है जो जिस इंसान को छू ले वो क्राउन तो क्या, वो जीवीडी बन जाता है, अपनी जरूरतें तो क्या, अपने सपने पूरे करने लग जाता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हम इस लेवल पर पहुंचाया और आज मौका दिया कि हम अपनी स्टोरी सबके सामने शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। राजीव जी, जब तक आप बोलते रहे मैं बिना पलक झपकाए आपको देखता और सुनता रहा। इट वॉज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैंने कुछ नहीं किया राजीव जी, जो कुछ किया है वो सब आपने किया है, आपकी मेहनत ने किया है। आपने जो एक पार्ट सीख लिया, डोंट क्विट, और आप लगे रहे, वो सब आपने किया। सर अगर ये पाठ आप नहीं सिखाते तो वो भी पॉसिबल नहीं था। और मेहनत की जहां तक बात करूं, 18 साल जॉब में से कई गुना ज्यादा मेहनत की थी, बट रिजल्ट वो 18 साल इन 3 साल के सामने छोटे पड़ गए। रीजन वहां पर बॉस अपने बेनिफिट के लिए मुझे सिखा रहा था, और यहाँ पर आप हम लोगों को सिखाते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो तराशते नहीं थे बॉस, वो सिर्फ गधा बनाते थे कि जुट जाओ। आप यहाँ तराश के हीरा बनाते हो, आप यहाँ तराश कर जीवड़ी बनाते हो लोगों को, तभी लोग कुछ कर पाते हैं। थैंक यू राजीव जी। ये आपका प्यार है, ये आपका बड़प्पन है, और ये आप सब रब्बा नहीं, ये जो आपसे सीखा है, जो एक फील किया है वो है। और वही बात है सर, भगवान कभी अपने भक्त को ये नहीं कहता कि तू मुझसे बड़ा है। भगवान तो हमेशा यही कहता है कि भक्त बड़ा होता है, भगवान नहीं। बट भगवान तो भगवान ही होता है ना। तो सेम आप हमारे लिए हैं सर। राजीव जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है। आप दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि ये वर्ड्स आप ही कह सकते हैं। राजीव जी, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, कुछ कामयाब होते हैं,
तब भी भूल जाते हैं, कुछ नाकामयाब होते हैं तब भी भूल जाते हैं कि आप जैसे कुछ सच्चे इंसान दिल के जो हैं वो हैं जो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल पाते हैं। और थैंक गॉड मुझे बिल्कुल चुन चुन के ऊपर वाले ने मुझे दोस्त दिए हैं इस इंडस्ट्री में। राजीव जैन जी दिए, आशुतोष जी दिए, कपिल वर्मा दिए, प्रदीप वर्मा दिए, अरुण बजाज दिया, सुरेंद्र सिंह दिया, मैं किस किस का नाम लूं, मनोज मलिक जी दिए। आप सब लोग ये सब थैंक यू गॉड, ये सब प्लान है। बट राजीव जी अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो आज भी जूम पर होता हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करता हूँ, मैं तो सबको सिखाता हूँ, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? आगे वही बढ़ता है जो खुद बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर खुद के अंदर कुछ फायर है, जिसके अंदर खुद कुछ लगी है कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, वही आगे बढ़ता है। एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ राजीव जी, आपने खुद को प्रूव किया है। आप और ये अभी आपकी मंजिल नहीं है, योर दिस इज जस्ट अ ब्रेक, एक छोटा सा पड़ाव है आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का, जहाँ पहुंचे। अभी तो आपको वहां पहुंचना है जहां अभी आपने भी नहीं सोचा कि कहाँ पहुंचना है। आई कैन सी यू देयर, मैं आपको वहां भी देख पा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली अब जो हम सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं, अब जो हम चीजें कर रहे हैं, डेफिनेटली विल रॉक टुगेदर। थैंक यू So, सर। thank you Rajiv ji, Rashmi ji, for your this story and for your this life journey. ये जर्नी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वक्त तक इंस्पायर करती रहेगी। और मैं चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ज़िंदगी में आप अगर किसी को इंस्पायर कर सको, किसी के अंदर कुछ जगा सको, तो उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी ये कहानी बहुत सारे लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाएगी, एक ऐसी आस जगाएगी कि यस दे ऑल्सो कैन डू दिस। और आपको देखकर बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाहेंगे, आप जैसे टाइटल तक पहुंचना चाहेंगे और कामयाब बनेंगे। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू रश्मि जी। ओवर टू आलोक जी। आलोक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? या आई थिंक राजीव हमारे साथ कपिल जी होंगे, आशुतोष जी हो सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक देम ऑन स्क्रीन। यस सर, आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस बिल्कुल आ रही है आलोक। ओके, थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर गिविंग मी द चांस। एंड राजीव जी, रश्मि जी, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत ही दिल को छूने वाली स्टोरी है। और आपकी स्टोरी में जो चीज मैंने नोट डाउन करी कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली आज इन चीजों से रिलेट कर सकती है जो आपने हमसे शेयर करी, कि हर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना और वो सोच का वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने अंदर कि शायद मैं ये बड़ा अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था और हमारी भी सोच बहुत ही छोटी थी। और मुझे जब आपने वो गाड़ी की स्टोरी सुनाई तो मुझे एकदम से वो बात रिलेट हुई जब तरुण सर ने मुझे पुश किया था कि 10 लाख की गाड़ी लेनी है, और मैं उस टाइम 5 लाख से ऊपर की गाड़ी सोच ही नहीं रहा था। क्यों ना कहीं हमारी सोच मिडिल क्लास होती है। और जॉब की जो आपने स्टोरी बताई कि जॉब की आपकी 95,000 सैलरी हो गई थी और उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन था, और तरुण सर हमेशा आपको पुश करते थे। तो मुझे अगेन वही मेरी बात याद आई कि तरुण सर ने मुझे भी बहुत पुश किया जॉब को छोड़ने के लिए। क्योंकि मिडिल क्लास की सोच ही होती है कि जो है बस उससे कम नहीं हो जाए, कहीं उतना उतना रहना चाहिए, है ना। एक सेफ जोन में, एक कंफर्ट जोन में रख के एक मिडिल क्लास अपने आप को हमेशा रखना चाहता है, क्योंकि वो सोच ही वही होती है। और जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और ऐसे मेंटर्स हमको मिलते हैं तो सबसे पहला अटैक हमारी उस छोटी सोच के ऊपर ही होता है कि इसको बड़ा करो, यू डिजर्व मोर। तो वो आपने अपने अंदर चेंज किया और आज आप एक ब्रांड न्यू टॉप मॉडल वर्ना चलाते हैं, एक रईस की जिंदगी आप जी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है और जो अभी आपने चैलेंजेस फेस किए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको जो हेल्थ इशू आया उसके बाद भी आपकी जो इनकम आती रही, कि वो दर्शाता है इस बिजनेस की सिक्योरिटी। सो परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट मोटिवेशनल स्टोरी, और हर कोई अपने आप को आपसे रिलेट कर सकता है। रश्मि जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर लाइफ स्टोरी एंड इंस्पायरिंग ऑल आवर
लिसनर्स टुडे, जिन्होंने आपकी स्टोरी से मुझे डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है हर कोई कहीं ना कहीं आपकी हर एक बात से रिलेट कर पाया होगा। चाहे वो गाड़ी रोकने वाली बात हो कि गाड़ी रोक के आप 4-4 घंटे बैठे रहते थे, अब किसके पास आऊँ, अब किसके पास आऊँ, और ये मुझे लगता था कि शायद ये हमारे साथ ही होता है, लेकिन हर लीडर के साथ व्यक्ति अपने आप को रिलेट कर सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इस सक्सेस तक पहुंचा है तो उसने उसके लिए कीमत चुकाई है, उसने कभी भी हार नहीं मानी, उसने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं जाने दिया, और अपलाइन के पास जब भी वो चाय पीने गया कुछ ना कुछ उसको मोटिवेशन मिला। मुझे याद है जब भी मैं कपिल सर के पास जाता था, जब भी तरुण सर से एक बार फोन पे बात नहीं हो जाती थी तो हमारा मोटिवेशन काम करने का 4 गुना हो जाता था, और हमें लगता था कि अब तो पता नहीं क्या कर देंगे, इस महीने को झंडे गाड़ देंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन राजीव। मैं जरूर यहाँ पे चाहूंगा कि आपका भी हम जयपुर में एक बीबीएस करें, इनवाइट करें, जो ऐसी आप जिगुड़ी होते हैं, और 10,000 लोगों के सामने आपको हम सुने और आपकी स्टोरी से हम सारे लोग वहाँ पे मोटिवेट हो और इंस्पायर हो सके कि अगर इतना सिंपल कपल यहाँ पे आके इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी लिख सकता है तो हर कोई यहाँ पर आके कामयाब हो सकता है। सो थैंक यू सो मच राजीव जी एंड रश्मि जी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे मेंटर कपिल सर को, कपिल सर इज विद अस। सो कपिल सर, मैं चाहूंगा आप यहाँ पर आए और जरूर आज अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें। प्लीज वेलकम सर। Thank you very much, Alok, and thank you very much, Rajiv ji. Really, today your story is so motivating. आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादगी के साथ आपने जो स्टोरी सुनाई और अपने बारे में बताया, और सभी लीडर्स को ने अपने आप को आपसे रिलेट किया। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका होता है। तो आप लोगों को देख के हमेशा से ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत सिंपल तरीके से और बहुत सादगी से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और उसका कारण यही है कि अगर क्योंकि हम लोग जिस पेड़ की छत्र छाया में पल रहे हैं, हम जिस पेड़ की छत्र छाया में आगे अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं, वो अपने आप में ही एक कल्प वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत सारे लोगों को छाया दे रहा है। और तरुण सर ने जो हमें एजुकेशन दी है और जिस तरीके से हमें मोटिवेट करके चलना सिखाया है, जिस तरीके से जिन एथिक्स पे चलना सिखाया है, तो नो डाउट उनकी जो छवि है वो हर लीडर के अंदर दिखाई देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी छवि अपने लीडर्स में दे सको। तो आज जब भी कोई लीडर यहाँ बोलता है और जब भी हम उसे सुनते हैं तो मुझे तो तरुण सर ही बोलते दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि उनका एक अंश यहाँ पे बोल रहा है। तो रियली इट वाज सो नाइस टू हियर यू बोथ, रश्मि जी एंड राजीव जी, यू बोथ, बहुत अच्छा लगा। और आपको सुन के मुझे मेरी स्टोरी भी याद आ रही थी। कभी मौका लगेगा तो जरूर बात करेंगे, लेकिन हाँ, उसी दौर से, उसी तरीके से हम लोगों ने अपने बिजनेस को बड़ा किया। और नो डाउट तरुण सर ने हमेशा अपने लीडर्स को मोटिवेट किया बड़ा कुछ करने के लिए। और वैसे भी सर का एक जो हम लोगों को हमेशा से एक मैसेज रहा है कि हमेशा असंभव की कल्पना करो, संभव अपने आप हो जाएगा। तो वो असंभव की कल्पना करना जो सिखाया है तरुण जी ने, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे लीडर्स अपनी BMW ले चुके हैं, अपनी जगुआर ले चुके हैं, आज यहाँ पे वॉल्वो जैसी गाड़ियां हम लीडर्स के पास हैं। तो ये सब उन्हीं की सोच का नतीजा है, उन्हीं की गाइडेंस का नतीजा है, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो और जो आपने, मुझे लगता है कि ये 1 घंटे की स्टोरी में तो अभी आपने अपने पेन को तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक जहां तक आप पहुंचे हैं, जो पेन आपने यहाँ पे सहा होगा, जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में पेशेंस रखा होगा, वो क्योंकि वो जो वाकई में वहां तक पहुंचता है लीडर, वो ही अपना वो पेन दिखा सकता है, और वो ही वो उसको फील कर सकता है, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं, नो डाउट बहुत सारी तकलीफें आई होंगी, लेकिन बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ योर पैशन एंड बिकॉज ऑफ योर फेथ, आपकी अपलाइन के ऊपर जो आपका फेथ रहा है, जो सबमिशन रहा है, उस वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इट इज ग्रेट टू हियर यू, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी लीडर्स जो यहाँ सुन रहे हैं कि जो हर 1 महीने के बाद इस बिजनेस को चेक करने लग जाते हैं, अपनी अपलाइन को चेक करने लग जाते हैं, जो उन पे इस इंडस्ट्री पे शक करने लग जाते हैं, मैं उन सबको आपकी स्टोरी से एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि
अगर आप इस बिजनेस इंडस्ट्री में आए हैं तो पूरे फेथ के साथ इस बिजनेस को डेवलप करें। और तरुण सर जो हमेशा बोलते हैं कि जस्ट डू इट, डोंट क्विट, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। तो क्विट मत कीजिए। हम सब के सपनों की गाड़ी, हम सब के सपनों का महल, हम सब के सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं। और मेरा सपना तो अब इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैंने बताया कि 2025 में यहाँ से रॉल्स रॉयस लेनी है और 2030 तक मुझे मेरा एक आइलैंड परचेज करना है, तो वो इस इंडस्ट्री से ही पॉसिबल होगा। और करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन टुडे यू रॉक, बहुत मजा आया। और अगेन एक रिमाइंडर आप सब लीडर्स के लिए कि आखिरी हमारे पास लगभग 8 घंटे बचे हैं। आज जो डबल पीवी धमाका हमारा चल रहा है उसको खत्म होने में आज 15 तारीख है, तो अभी भी बहुत सारे लीडर्स के पास चांस है अपने टाइटल चेंज करने का, अपने बिजनेस को डबल करने का। तो इस मौके को ना छोड़ें, इस मौके को ना गवाएं। बैठें, डायरी खोलें, पेन लेकर बैठें, अपने स्ट्रक्चर को ओपन करें, नीचे डेप्थ तक उतर के देखें क्या आपका लीडर कोई टाइटल से छूट तो नहीं रहा। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा उनका टाइटल से कहीं लेवल छूट रहा हो, तो वो चेक करें, उन्हें बताएं और देखें, 12 बजे तक देखें और अपने टाइटल्स को अचीव करें, अपनी टीम में नए नए टाइटल्स लेकर आएं। और कल फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ, एक नई प्रेजेंटेशन के साथ। Thanks from this is all from my side. Thank you very much and back to Alok. Thank you. Thank you Kapil sir. Thank you Alok sir. Thank you very much. Thank you Rajiv. थैंक यू सो मच कपिल सर। और तरुण सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर तरुण सर म्यूट हैं। यस आलोक, अब मैं आप सुन पा रहे होगे मुझे? यस सर जी। सो कैन वी एंड अप दिस मीटिंग सर? यस आलोक, लेट्स वाइंड अप दिस मीटिंग। बट वापस से मेरा फिर से वही सवाल जाते हुए आप सबसे, क्या आप जानते हैं ये 100 पीवी क्या है, ये 100 पीवी का राज क्या है? अगर आप नहीं जानते तो अभी अपने अपलाइन से मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए और जानिए ये 100 पीवी करके ये 100 पीवी क्या है, 100 पीवी का स्ट्रक्चर क्या है, और ये करके हम कैसे आज भी सिर्फ 6-7 हज़ार रुपए का बिजनेस करके 500-600 रुपए कमाते हैं, और यही 6-7 हज़ार रुपए का बिजनेस करके हम कैसे 6-7 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। सो मस्ट मीट टू योर अपलाइन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच तरुण सर। और बार बार हमें बात याद दिलाई जा रही है 100 पीवी फॉर लीडर्स। जानिए, सीखिए 100 पीवी का सीक्रेट क्या है, क्या स्ट्रक्चर 100 पीवी से आप बना सकते हैं अपनी टीम में और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जरूर अपने अपलाइन से पूछिए, मैं आप सबको कहना चाहूंगा। और यस, डबल पीवी धमाका, टुडे इज द लास्ट डे। हिट योर न्यू टाइटल, प्लान टाइटल्स ऑफ योर टीम, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर अपना चेक कीजिए। और फिर तरुण सर ने हमें एक बात और सिखाई है कि जिसने जितने ज्यादा कागज काले किए हैं उसने अपनी जिंदगी को उतना रोशन किया है। तो अपने कागज काले कीजिए, अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए कौन सी लेग में कितना बिजनेस है, कहाँ पर नए टाइटल मिल सकते हैं। हेल्प कीजिए अपनी टीम को ग्रो करने में और आपकी हेल्प तो अपने आप ही हो जाएगी। सो लीडर्स, थैंक यू सो मच। कल शाम को 5 बजे मिलते हैं अगेन हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के साथ। एक बहुत सफल शख्सियत हमें कल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखा रही होगी, दुनिया की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रही होगी। तो कल ले आइए अपने सभी नए गेस्ट को, अपने सभी प्रोस्पेक्ट्स को। और आज का दिन, जैसे कि हमने देखा कि फैबुलस स्टोरी, फैंटास्टिक स्टोरी, वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। रश्मि जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर स्टोरी। और आपने दिन बना दिया हम लोग सभी लोगों का आज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अभी 6:30 बजे 10 मिनट बाद समीर मोदी जी इंटरव्यू आ रहा है CNBC TV 18 पे, जो परसों होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो गया था। अभी 6:30 बजे वो इंटरव्यू होगा CNBC TV 18 पे। तो देखिए समीर मोदी जी को CNBC TV 18 पे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप इतनी बड़ी कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच।